हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप अच्छे होंगे और इस सीरीज को भी हम एंजॉय करेंगे। इस सीरीज में मैं करने क्या वाली हूँ, क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर डिस्कस करूंगी जिसका नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। ठीक है, आई होप आप इस चैप्टर को भी एंजॉय करेंगे। आइए हम शुरू करते हैं आज का अपना चैप्टर। ठीक है, सबसे पहले हम देख रहे हैं इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में हम ये देख रहे हैं कि इस चैप्टर में केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के चैप्टर में हम पढ़ने क्या वाले हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे हम केमिकल रिएक्शन कि केमिकल रिएक्शन होती क्या है। सेकंड पढ़ेंगे हम इंडिकेशन कि हमें पता कैसे चलेगा कि कोई भी रिएक्शन हो कब रही है, कब नहीं हो रही है, कब केमिकल रिएक्शन हो रही है। थर्ड है हम ये कैसे पता करेंगे कोई केमिकल इक्वेशन हो रही है या नहीं हो रही है। अब नेक्स्ट है बैलेंस इक्वेशन, हम किसी भी इक्वेशन को कैसे बैलेंस करेंगे। नेक्स्ट है उसके टाइप्स ऑफ रिएक्शन कि रिएक्शन हमारी कितने टाइप्स की होती हैं। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन क्या होता है, साथ में उसमें एक टॉपिक भी होता है रिडॉक्स, वो भी पढ़ेंगे। फिर लास्ट में हम देखेंगे कि इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन कि जो हमारी ऑक्सीडेशन रिडक्शन है उनका हमारे डे टू डेली लाइफ में क्या इफेक्ट होता है। लास्ट में हम क्या पढ़ेंगे, कुछ एक दो क्वेश्चंस पढ़ेंगे। आई होप आप लोगों को ये चैप्टर पूरा पसंद आएगा। मैं उम्मीद करती हूँ आप इस चैप्टर को भी अच्छे से पढ़ेंगे और अपने पेपर में अप्लाई करेंगे। चलो आज का चैप्टर शुरू करते हैं। सबसे पहले है केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शंस होती क्या है, देखो सिंपली क्या होता है, एक या एक से ज्यादा 1 और 2 मॉलिक्यूल जब कंबाइन होते हैं तो क्या होता है, एक नया रिएक्शन होती है, यानी कि एक नई आइडेंटिटी बनती है या उसकी क्या होती है, प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं। जैसे हमारे पास क्या है, मैग्नीशियम और साथ में ऑक्सीजन है तो हमारा क्या बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। यानी कि मैग्नीशियम लिया साथ में ऑक्सीजन यानी कि एयर ली तो हमारा क्या बन गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, केमिकल इक्वेशन। अब केमिकल इक्वेशन क्या होती है, हमने ये तो पढ़ लिया कि केमिकल रिएक्शन क्या है। केमिकल रिएक्शन है जब 2 मॉलिक्यूल कंबाइन होंगे और उससे एक नया फॉर्मेशन होगा, एक नए मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होगा। ठीक उसी तरीके से नेक्स्ट है हमारा केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन क्या होता है, एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है किसका, हमारी केमिकल रिएक्शंस का, कि हम किसी भी केमिकल रिएक्शंस को कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको पसंद समझ आ रहा होगा। देखो किसके थ्रू, सिंबल और फॉर्मूले के थ्रू। मैं एग्जांपल से बताती हूँ कैसे। हमारा क्या है, Mg, साथ में हमने क्या लिया, O2, तो हमारा क्या बना, MgO। ठीक है, यानी कि Mg लिया यानी मैग्नीशियम लिया हमने, साथ में O2 लिया यानी कि ऑक्सीजन लिया, तो हमारा क्या बना, MgO यानी कि मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, ये क्या है, एयर, ये एयर है, ये क्या है हमारा, मैग्नीशियम है, यानी कि MgO, यानी कि ये कैसा बना, व्हाइट पाउडर। ये है हमारा किसी भी रिएक्शन का सिंबॉलिक, मतलब सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, यानी कि हम किसी भी रिएक्शंस को कैसे लिख सकते हैं, उसी को कहते हैं हम केमिकल इक्वेशन। नेक्स्ट है, अब क्या है, हमारी जो केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं वो हर जगह होती है, हमारे आसपास में एनवायरनमेंट में भी होती रहती हैं, बट हमें कैसे पता चलेगा कि वो केमिकल रिएक्शन है या नहीं है। देखो केमिकल रिएक्शन को आप इस तरीके से समझो, जब किसी भी चीज में चेंज आ रहा है, ये नहीं कि बिल्कुल पहले क्या था, हमने एक ऐसा समझाती हूँ मैं, पेपर लिया, पेपर क्या है, उसको जैसे हमने जलाया, जलाने के बाद हमें क्या मिला, ऐश मिली, यानी कि उसकी राख मिली, पेपर से क्या मिला, राख मिली, तो ये है केमिकल चेंज। वही हमारा एक होता है फिजिकल चेंजेस। फिजिकल चेंजेस में क्या होता है, जैसे वाटर है, वाटर का हमने आइस में कन्वर्ट करा, यानी कि फिजिकल चेंज, स्टेट चेंज हो, यानी कि उसमें वाटर का वाटर ही रहा है, तो इसे कहते हैं हम फिजिकल चेंजेस। ठीक है, केमिकल चेंजेस में क्या होता है कि हमारा मॉलिक्यूल कुछ था कुछ और बन कुछ और जाता है, यानी कि हमारे पास पेपर था, पेपर से हमारे पास क्या बन गया, ऐश बन गई। ठीक है, ऐसे होते हैं हमारे केमिकल चेंजेस। अब क्या है, हमारा जो केमिकल चेंजेस है वो हमारे चारों तरफ होती रहती हैं। जैसे हम कुकिंग करते हैं, देखो कुकिंग में क्या है, हमने सबसे स्टार्टिंग में क्या लिया, रॉ मटेरियल लिया, रॉ मटेरियल को हमने क्या करा, अपनी गैस पे रखा, तो हमारा क्या, खाना बना।
खाना बना तो हमारा क्या है, वो एक केमिकल चेंजेस हो रहे हैं। नेक्स्ट है हमारा रेस्पायरेशन। रेस्पायरेशन में भी क्या है, हमारी CO2 क्या है, हम क्या एक्सहेल करते हैं और इनहेल क्या करते हैं, यानी कि लेते क्या है, ऑक्सीजन लेते हैं, तो वो भी क्या है, एक केमिकल रिएक्शन। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट हो सकता है रस्टिंग, यानी कि जंग लगना। जंग किस में लगता है, हमारा लोहे की जो सामान होते हैं हमारे, उसमें क्या होता है, जंग लग जाता है। देखो ये क्या है, हमारा क्या है, इसमें क्या है, जंग लग गया। ठीक है, ये भी क्या है, एक केमिकल रिएक्शन। क्या होता है, हमारा कोई आयरन है, आयरन को हमने बाहर छोड़ दिया, घर से बाहर छोड़ दिया खुले में, उसमें क्या हुआ, बारिश आई, बारिश का पानी डलता रहा, डलता रहा, डलता रहा, धीरे धीरे क्या होता है, वो गलना शुरू हो जाता है, उसमें जंग लगना शुरू हो जाता है। तो क्या था, पहले मेटल से क्या हुआ, आयरन से कन्वर्ट हो गया रस्ट, यानी कि उसमें क्या आ गया, वो लगना शुरू हो गया, जंग। ऐसे ही हमारा क्या, फॉर्मेशन ऑफ कर्ड। फॉर्मेशन ऑफ कर्ड में क्या है, हमने दही को जमाया, दही में भी क्या है, हमारे केमिकल चेंजेस हो रहा है। पहले मिल्क था, मिल्क से क्या कन्वर्ट हुआ दही के अंदर, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ कर्ड भी क्या है, एक केमिकल रिएक्शन है। नेक्स्ट है हमारा इंडिकेशन। अब हमें ये तो पता चल गया कि केमिकल चेंजेस हैं, कैसे होते हैं, बट हमें पता कैसे चलेगा कि वो कौन से इंडिकेशन है जिससे हम ये पहचान पाए कि केमिकल रिएक्शन हो रही है। ये भी तो पता होना चाहिए कि हमें केमिकल रिएक्शन हो रही है या नहीं हो रही है। देखो उसके लिए सिंपली क्या है, हमें 3 से 4 चीजें याद रखनी होती हैं। यदि किसी भी रिएक्शन में इवोल्यूशन ऑफ गैस, यानी कि गैस निकल रही है, तो वो है केमिकल रिएक्शन, उसमें हो रही है। दूसरा क्या है, किसी भी रिएक्शन का यदि चेंज हो रहा है कलर, वो भी एक रिएक्शन है। नेक्स्ट है, यदि उसमें फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेशन हो रहा है, वो भी एक रिएक्शन है। यदि उसकी स्टेट चेंज हो रही है, वो भी एक रिएक्शन है। नेक्स्ट है, यदि उसका टेम्परेचर चेंज हो रहा है, वो भी एक रिएक्शन है। यानी कि हम इन चीज़ों से ये बता सकते हैं किसी भी रिएक्शन में कि वो केमिकल चेंज शो कर रहा है या नहीं कर रहा है, यानी कि हमें उससे पता चलेगा कि इसमें केमिकल रिएक्शन हो रही है। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक मजा आ रहा होगा, अच्छा लग रहा होगा। ठीक है, नेक्स्ट है स्केलेटल इक्वेशन। अब स्केलेटल का क्या मतलब है, यानी कि ढांचा, सिर्फ ढांचा है किसी भी रिएक्शन का, उसमें क्या है, अनबैलेंस, यानी कि स्केलेटल रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, या इक्वेशन को हम क्या कहते हैं, अनबैलेंसिंग इक्वेशन। क्या होता है, इसमें सिर्फ हम मॉलिक्यूल तो लेते हैं बट उनको बैलेंस नहीं करते, यानी कि सिर्फ ये बोलो खाली रॉ मटेरियल की तरह सिर्फ लिखा जाता है। जैसे मैं एग्जांपल से बताती हूँ आपको, जैसे हमारे पास है Mg + O2 gives MgO। ठीक है, इसमें क्या मैंने एक रिएक्शन लिखी Mg + O2 gives MgO। इसमें क्या है, O2 के 2 मॉलिक्यूल है, इसमें क्या है बट एक मॉलिक्यूल है। यानी कि ऐसी रिएक्शन जो बैलेंस ना हो, जिससे हमने बैलेंस करके ना लिखा हो, सिर्फ नॉर्मली लिखा हो, उसे कहते हैं स्केलेटल इक्वेशन। ठीक है, नेक्स्ट है बैलेंस इक्वेशन। हमने ये तो पढ़ लिया कि केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं, इक्वेशंस क्या होती हैं, बट हम ये देख रहे हैं कि बैलेंस कोई भी रिएक्शन दे रखी है, हम उसे बैलेंस इक्वेशन कब कहेंगे। देखो बैलेंस का मतलब होता है ये दोनों हाथ है मेरे, ये दोनों एक लेवल पर रहे, तो ये है बैलेंस। यदि एक ऊपर एक नीचे हुआ तो क्या हो गई, ये अनबैलेंस, यानी कि अनबैलेंस इक्वेशन कहते हैं जब एक ये वाला हाथ ये वाले हाथ से ऊपर नीचे, तो ये हो गया अनबैलेंस। बट मैं इन दोनों को पास पास ले आऊं, बैलेंस कर दूं, तो ये हो जाएगी बैलेंस इक्वेशन। जब इधर वाले मॉलिक्यूल के, रिएक्टेंट के और इधर वाले प्रोडक्ट के, जब दोनों के क्या होते हैं, एटम्स सेम होते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेम होते हैं, तो उसे बोलते हैं बैलेंस इक्वेशन। देखो अब क्या है, बैलेंस इक्वेशन क्या करती है, फॉलो करती है लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास, यानी कि दोनों तरफ का जो मास होता है वो कंजर्व रहना चाहिए, यानी कि सेम होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है अ केमिकल इक्वेशन अकर्स अ नंबर ऑफ डिफरेंट एटम और एलिमेंट रिएक्टेंट इक्वल टू, वही बात कि रिएक्टेंट के नंबर और प्रोडक्ट वाले के दोनों के इक्वल होने चाहिए, यानी कि दोनों का जो नंबर है वो सेम होना चाहिए। ठीक है, मैं एक एग्जांपल से बताती हूँ आप लोगों को। देखो हमने क्या लिया, H2 + O2 gives H2O। ये मैंने एक रिएक्शन लिखी, इसमें क्या करा मैंने, ये हमारे पास 4 ग्राम है, ये हमारे पास 6 ग्राम है। ठीक है, 4 ये हमारे पास 10 ग्राम। अब क्या हुई, रिएक्शन बैलेंस है, क्योंकि क्या है, यहाँ 4 ग्राम लिए,
यहाँ पे 6 ग्राम लिए और वहाँ पे क्या है इक्वल टू 10 ग्राम, यानी कि 4 + 6 इक्वल टू 10 ग्राम, यानी कि दोनों तरफ की जो रिएक्शन है वो बैलेंस है। बट क्या ये सिर्फ नंबर्स दिया हुआ है, बट हमें क्या करना होता है, जो ये हमारे ये हैं नंबर्स हैं, यानी कि इसमें यदि H2 2 हैं तो यहाँ भी 2 हैं, यहाँ पे कितने हैं 2, तो मुझे क्या करना पड़ेगा 2 यहाँ पे लगाना पड़ेगा, और फिर उस हाइड्रोजन बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा। अब क्या है, ये मेरी एक बैलेंस इक्वेशन है। इस तरीके से हम ये देख लेंगे, यानी कि दोनों साइड के जो एटम्स हैं, मॉलिक्यूल हैं, उनके जो नंबर होने चाहिए वो बैलेंस होने चाहिए, यानी कि इक्वल होने चाहिए। ऐसी रिएक्शन को कहते हैं हम बैलेंस इक्वेशन। नेक्स्ट है, देखो मैंने कुछ एग्जांपल्स भी लिए, इसके थ्रू मैं समझाती हूँ कि किसी भी रिएक्शन को कैसे हम बैलेंस कर सकते हैं। देखो सबसे पहले हमारे पास एग्जांपल है Fe + H2O गिव्स Fe3O4 + H2। ये हमारे पास एक इक्वेशन लिखी हुई है, हम इसे बैलेंस कैसे करेंगे। सबसे पहले देखो यहाँ पे क्या है, Fe यहाँ पर है और Fe भी यहाँ पे है, लेकिन क्या है इस वाले Fe में क्या है 3 Fe है, तो हम क्या करेंगे इस वाले Fe में क्या करेंगे 3 पुट कर देंगे, यानी कि हमारे क्या हुआ Fe, यानी कि दोनों साइड बैलेंस हो गए। देन हम क्या देखेंगे ऑक्सीजन देखो इधर 4 है बट यहाँ पे कितने हैं सिर्फ 1 है, तो हम क्या करेंगे इसमें 4 ऐड कर देंगे, यानी कि हम क्या कर देंगे यहाँ पर 4 H2O। ठीक है, Fe बैलेंस हो गया, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, इधर Fe बैलेंस ऑक्सीजन बैलेंस। अब क्या बचा सिर्फ हमारे पास हाइड्रोजन, H2 के मॉलिक्यूल काउंट करते हैं, इधर कितने 8 हैं, यहाँ पे कितने सिर्फ 2 है, यानी कि हम यहाँ पे क्या करेंगे 4 H2। ठीक है, यानी कि हमारी क्या होगी रिएक्शन बैलेंस। हम इसको किस तरीके से लिख सकते हैं 3 Fe + 4 H2O गिव्स Fe3O4 + 4 H2। ठीक है, ये हो गई हमारी एक बैलेंस रिएक्शन। ठीक है, ये बैलेंस इक्वेशन। नेक्स्ट है हमारे पास Al2O3 + HCl गिव्स AlCl3 साथ में वाटर। इसमें क्या है, हम इसमें भी यही करेंगे। इसमें क्या है Al क्या है यहाँ पे 2 है बट यहाँ पे क्या है सिर्फ 1 है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे कह देंगे 2 AlCl3। सही है, ठीक। बट क्या है यहाँ पे क्या है Al2O3 प्लस साथ में HCl, दोनों तरफ क्या है Al बैलेंस हो गए हैं हमारा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है ऑक्सीजन देखना है। ऑक्सीजन कितने, इसमें 3 हैं बट वहाँ कितने हैं 1, तो हम क्या करेंगे 3H2O लिख दिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे। हाइड्रोजन कितने हैं हमारे, यहाँ पर है 6 बट यहाँ पे कितने हैं सिर्फ 1 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे 6 हो जाएगा। हमारे क्या है Cl भी बैलेंस होके दोनों तरफ क्या है 6, इधर 6 है और इधर भी Cl 6 है, यानी कि ये रिएक्शन हमारी बैलेंस हो गई। ठीक है, देखो नेक्स्ट है, अब एक क्वेश्चन लिया है मैंने, आपके ही बोर्ड में आया हुआ है 2023 में। क्या लिखा हुआ है, इन ऑर्डर टू बैलेंस द बिलो केमिकल इक्वेशन द वैल्यू ऑफ x, y एंड z, यानी कि x, y, z की हमें वैल्यू बताने की क्या होगी। देखो सबसे पहले हमारे पास क्या तरीका है, पहले रिएक्शन को लिख लो MnO2 साथ में HCl गिव। ठीक है, MnCl2 साथ में वाटर साथ में Cl2, ये हमने लिख लिया। ठीक है, सबसे पहले देखो Mn दोनों तरफ कितने कितने हैं, Mn इधर भी 1 है इधर भी 1 है, तो यानी कि Mn को छेड़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो बैलेंस है ऑलरेडी। फिर देखो ऑक्सीजन कितने हैं, यहाँ पर 2 है बट यहाँ पर कितने हैं 1 है, तो हम क्या करेंगे इस वाले पे 2 लगा देंगे, यानी कि Mn बैलेंस ऑक्सीजन बैलेंस। अब हम देखेंगे Cl को, Cl कितने हैं 2 यहाँ पर है 2 यहाँ पे, यानी कि 4 है, तो हम क्या करेंगे 4 Cl। अब देखो हाइड्रोजन कितने, हाइड्रोजन है 4 हाइड्रोजन और इधर भी कितने हैं 4 हाइड्रोजन, यानी कि ये रिएक्शन हमारी बैलेंस हो गई है। ये आपके CBSE में का ही क्वेश्चन है। ठीक है, आई होप आपको पसंद आ रहा होगा। ठीक है, अच्छे से सॉल्व करना है, जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर में आए हुए क्वेश्चन है वो सभी सॉल्व करने हैं, क्योंकि उसी से रिलेटेड हमारे आगे के पेपर में भी क्वेश्चंस आते हैं। देखो नेक्स्ट है, ये देखो 2025 का ही क्वेश्चन है, इसमें भी क्या है, कंसीडर द केमिकल इक्वेशंस एंड द फाइंड द वैल्यू ऑफ P, Q, R एंड R रेस्पेक्टिवली R। ये क्वेश्चन दिया हुआ है
ठीक है, यहाँ तक क्या था, हमने MnO2 साथ में 4HCl गिव्स MnCl2H2 और Cl2। ठीक है, नेक्स्ट हम क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम है, इसमें भी हमें क्या करना है, PQRS की वो बताने की कौन कितने एटम हमें ऐड करेंगे। देखो क्वेश्चन क्या है, PAl प्लस QH2O गिव्स RAl2O3 साथ में SH2, यानी कि हमें P की, Q, R और S की वैल्यू बताने की, हम कितने एटम लगाएं कि दोनों तरफ की जो हमारे एटम्स हैं वो बैलेंस हो जाए। देखो इसको क्या करने का क्या तरीका है, सबसे पहले देखो कि दोनों में एल्यूमिनियम कितना है। उस वाले में क्या है, एल्यूमिनियम 2 है, बट इस वाले में क्या है, 1 एल्यूमिनियम। हम तो हम क्या करेंगे, 2Al साथ में H2O। ठीक है, Al क्या है, हमारा बैलेंस हो गया। अब नेक्स्ट करेंगे हम वाटर को, सॉरी ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन में क्या है, इधर 1 ऑक्सीजन है, इधर क्या है, 3 ऑक्सीजन है। तो हम क्या करेंगे, इधर कर देंगे 3H2। ठीक है, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, एल्यूमिनियम बैलेंस हो गया। देन हम क्या देखेंगे, H2 कितने हैं, इधर कितने हैं, सिर्फ 2 हाइड्रोजन है, इधर कितने हैं, 6 हाइड्रोजन है। तो हम क्या करेंगे, 3H2, यानी कि हमारी क्या है, पूरी रिएक्शन बैलेंस हो गई है। इस तरीके से हमारे पेपर में क्वेश्चंस आते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको हमें करना है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है अब हमारा टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। हमने तो ये तो पढ़ लिया केमिकल रिएक्शन क्या होती है, इक्वेशंस क्या होती है, हम उनको बैलेंस किस तरीके से कर सकते हैं और हम उन्हें पहचानेंगे किस तरीके से। बट अब हमारा क्या है, ये होती कितने तरीके की है, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, कि हम केमिकल रिएक्शन कितने तरीके, केमिकल रिएक्शन होती है 5 तरीके की। सबसे पहले कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती है, डिकम्पोजिशन होती है, डिस्प्लेसमेंट होती है, डबल डिस्प्लेसमेंट होती है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस होती हैं और रिडॉक्स रिएक्शंस होती हैं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, एक एक को इनको पढ़ना शुरू करते हैं। देखो सबसे पहले है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन में क्या है, कॉम्बाइन, इसके वर्ड से याद रखो, कंबाइन। कंबाइन यानी कि एक एटम लिया, दूसरा एटम लिया, दोनों को ऐड कर दिया, यानी कि एक एटम बन गया, यानी कि एक ए मॉलिक्यूल लिया, एक बी मॉलिक्यूल लिया, दोनों को कंबाइन कर तो हमारा सी मॉलिक्यूल बन गया। ठीक है, यानी कि 2 को जोड़ के जो हमारा तीसरा बनेगा उसे कहेंगे हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन। देखो एग्जाम्पल क्या है, हमारे पास है Mg प्लस O2 गिव्स, Mg क्या हमारे पास सॉलिड है, O2 क्या है, गैस है। यदि हम इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, हमारे पास बनेगा MgO, यानी कि 2MgO, यानी कि मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड कैसा होता है, व्हाइट कलर का पाउडर होता है, व्हाइट पाउडर। ठीक है, Mg सॉलिड है, उसकी रिएक्शन हमने O2 यानी कि एयर से करी, तो हमारे पास क्या बन गया, MgO यानी कि मैग्नीशियम ऑक्साइड। नेक्स्ट है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन का मतलब क्या है, तोड़ना। कंबाइन में क्या था, 2 मॉलिक्यूल लिए उन्हें ऐड करा। डिकम्पोजिशन में क्या है, सेम जस्ट कॉम्बिनेशन का उल्टा, हम एक मॉलिक्यूल लेंगे उसको 2 में तोड़ेंगे, यानी कि क्या है, एक सिंगल कंपाउंड को एक से ज्यादा, एक या 1 मोर देन 2 में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, सिंगल कंपाउंड्स ब्रेक प्रोड्यूस 2 और मोर सिमिलर सब्सटेंसेस। ठीक है, नेक्स्ट है CaCO3। यदि CaCO3 को हम हीट करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, CaO साथ में CO2। ठीक है, यदि हम कैल्शियम कार्बोनेट को यदि डिकम्पोज करेंगे यानी कि हीट करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, CaO, कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब क्या है, जो डिकम्पोजिशन यानी कि हम तोड़ रहे हैं किसी भी रिएक्शन को, तो वो क्या कर सकते हैं, हम 3 तरीके से डिकम्पोज कर सकते हैं। कौन कौन से, इलेक्ट्रोलाइसिस यानी कि इलेक्ट्रिक करंट के थ्रू हम डिकम्पोज कर सकते हैं। नेक्स्ट है थर्मल डिकम्पोजिशन, थर्मल यानी कि हम लाइट के थ्रू कर सकते हैं। नेक्स्ट है फोटोकेमिकल यानी कि सनलाइट के थ्रू कर सकते हैं, यानी कि हम 3 तरीके से किसी भी रिएक्शन को डिकम्पोज कर सकते हैं यानी कि तोड़ सकते हैं। नेक्स्ट है
सबसे पहले हमारा इसमें फर्स्ट टाइप है इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रो मतलब लाइट, यानी कि करंट के थ्रू जब हम किसी भी रिएक्शन को तोड़ते हैं या डिकम्पोज करते हैं तो उसे कहते हैं हम इलेक्ट्रोलाइसिस डिकम्पोजिशन। क्या लिखा है? व्हेन अ सब्सटेंस इज डिकम्पोज्ड बाय पासिंग इलेक्ट्रिक करंट द प्रोसेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइसिस। यदि हम किसी भी सब्सटेंस को यदि लाइट के थ्रू डिकम्पोज करेंगे, तोड़ेंगे, तो हम उसे करेंगे इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है, जैसे हमारे पास एग्जांपल है 2H2O यानी कि वाटर है। वाटर को यानी हमने क्या करा, इलेक्ट्रोलाइट यानी कि इलेक्ट्रिक करंट दिया, तो वो हमारा किस में टूटेगा? H2 साथ में O2 यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में कन्वर्ट होगा। ठीक है, यानी कि हम यदि वाटर को हीट कर मतलब इलेक्ट्रिक करंट देंगे तो वो किस में कन्वर्ट होगा? H2 और O2 में कन्वर्ट होगा। नेक्स्ट है हमारा थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल डिकम्पोजिशन में क्या है? हीट, यानी कि हम हीट कर रहे हैं, यानी कि आग से मतलब ऐसे समझो आग से जलाएंगे। ठीक है, जैसे हम अपने लैब में जाते हैं, लैब में क्या करते हैं, हमारे पास टेस्ट ट्यूब्स होती है, टेस्ट ट्यूब को क्या करते हैं हम हीट देते हैं। जो वो वाली रिएक्शंस होती हैं सारी की जो रिएक्शंस होती हैं उन्हें हम कहते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन, यानी कि हम रिएक्शन उसको क्या कर रहे हैं, किसी भी सब्सटेंस को डिकम्पोज कर रहे हैं यानी कि तोड़ रहे हैं। ठीक है, डिकम्पोज ऑन हीटिंग यानी कि टूट जाए किससे? हीटिंग के थ्रू, तो उसे कहेंगे हम थर्मल डिकम्पोजिशन। जैसे हमारे पास एग्जांपल है कॉपर कार्बोनेट का। यदि हम कॉपर कार्बोनेट को क्या करें, हीट करना शुरू करें, क्या है देखो यहाँ पे क्या था, कॉपर कार्बोनेट क्या है, देखो कॉपर कार्बोनेट क्या है, यहाँ पे ग्रीन कलर का है, बट जैसे हमने उसे हीट करना शुरू करा क्या इसमें कन्वर्ट हो गया? कॉपर ऑक्साइड में और साथ में CO2, यानी कि कॉपर ऑक्साइड यानी कि ब्लैक कलर का एक सब्सटेंस यानी कि PPT टाइप बना, और साथ में हमारा क्या हुआ? CO2 यानी कि गैस के फॉर्म में CO2 निकल गई। ठीक है, यानी कि यदि हम कॉपर कार्बोनेट को हीट करेंगे तो क्या होगा? ग्रीन से कॉपर कार्बोनेट किस में हो जाएगा? ब्लैक में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक, अब इसकी रिएक्शन क्या होगी? जैसे CuCO3 है तो किस में कन्वर्ट होगा? CuCO3 में कन्वर्ट होगा, साथ में हमारा क्या बनेगा? CO2, सॉरी। ठीक है, यानी हम कॉपर कार्बोनेट को यदि हीट करेंगे तो वो किस में कन्वर्ट होगा? कन्वर्ट होगा कॉपर ऑक्साइड में और साथ में CO2, यानी कॉपर ऑक्साइड में कन्वर्ट हो रहा है और CO2 हमारी गैस निकल रही है। नेक्स्ट है हमारे पास फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। फोटोकेमिकल यानी कि हम यदि सनलाइट की प्रेजेंस में कोई रिएक्शन हो रही है, यानी कि उसके वजह से कोई रिएक्शन हो रही है, तो उसे कहते हैं फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। ठीक है, प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, जी सनलाइट की प्रेजेंस में हो रही है तो उसे कहेंगे फोटोकेमिकल रिएक्शन। देखो ऐसे याद करो, जो हमारा हाइड्रोजन पेरोक्साइड होता है उसे क्या करते हैं हम ब्लैक बॉटल में बंद करके रखते हैं। इसलिए रखते हैं, यदि हम उसे ब्लैक बॉटल में ना रखें तो क्या होगा? यदि उस पर सनलाइट की रेजेस पड़ेंगी तो वो क्या होगा? डिकम्पोज हो जाएगा, यानी कि उसमें से क्या होगा? वाटर अलग हो जाएगा और ऑक्सीजन अलग हो जाएगा। इसलिए क्या करते हैं, हमेशा हाइड्रोजन पेरोक्साइड को ब्लैक बॉटल के अंदर रखा जाता है। ठीक है, यानी कि H2O2 पे यदि हम सनलाइट डालेंगे तो वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? H2O और O2 में। ठीक है, नेक्स्ट है, देखो नेक्स्ट है इसी की फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन की और रिएक्शन। फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन की दो रिएक्शन हो रहे हैं, एक है AgCl की और एक है AgBr की। ठीक है, दोनों क्या काम आते हैं? फोटोग्राफी में काम आते हैं। क्या है हमारे पास? AgCl को जब हम सनलाइट में रखेंगे तो क्या किस में कन्वर्ट होगा? Ag प्लस Cl2 यानी कि 2Ag। ठीक है, ठीक उसी तरीके से यदि हम AgBr है उसको सनलाइट की प्रेजेंस में रखेंगे तो वो भी कैसे डिकम्पोज होगा? 2Ag और Br 2 में। ठीक है, फोटोकेमिकल कुछ याद नहीं रखा, सनलाइट की प्रेजेंस में रिएक्शंस होगी और डिकम्पोज हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारी रिएक्टिविटी सीरीज। अब रिएक्टिविटी सीरीज होती क्या है? देखो रिएक्टिविटी सीरीज को ऐसे समझो, कोई भी ऐसा मेटल जो ज्यादा रिएक्टिव होगा क्या करेगा? वो सामने वाले को डिस्प्लेस कर देगा, यानी कि हटाने की कोशिश करेगा। ऐसे समझो
जैसे तुम लोग हो, तुम लोग क्या है, क्लास में फर्स्ट आए, ठीक है, क्लास में फर्स्ट आए, बट क्या है, कोई ऐसा आया जो तुमसे भी ज़्यादा इंटेलिजेंट है, वो क्या करेगा, तुम्हें फर्स्ट पोजीशन से हटाने की कोशिश करेगा। यानी कि यदि तुम ज़्यादा इंटेलिजेंट हो तो तुम फर्स्ट पोजीशन पे रहोगे, यदि तुम दूसरा वाला ज़्यादा इंटेलिजेंट है तो वो फर्स्ट पोजीशन पर रहेगा। यानी कि जो जितना इंटेलिजेंट होगा, इंटेलिजेंट को वो करो, मतलब कंपेयर करो रिएक्टिविटी से, यानी कि जो जितना ज़्यादा रिएक्टिव होगा वो सामने वाले को डिस्प्लेस कर देगा, यानी कि हटा देगा। इसलिए जो हमारी रिएक्टिविटी सीरीज होती है वो काम आती है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस में। ये क्या है, इसमें क्या होता है, मेटल को अरेंज करते हैं उनकी रिएक्टिविटी ऑर्डर में। इसमें क्या होता है, जो हमारा सोडियम होता है सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल होता है, ऐसी डाउन द ग्रुप जाने पे क्या होता है, मेटल धीरे धीरे रिएक्टिविटी उनकी डिक्रीज हो जाएगी। यानी कि जो ऊपर वाले मेटल होंगे वो नीचे वाले मेटल को डिस्प्लेस कर देंगे, यानी कि हटा देंगे। ठीक है, नेक्स्ट है अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जो हमारी रिएक्टिविटी सीरीज होती है वो उसके लिए हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस के लिए ही वो यूज होती है। अब क्या है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मतलब है खुद जो रिएक्टिव मेटल है वो लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देगा, यानी कि हटा देगा। ठीक है, जैसे हमारे पास एग्जांपल है Zn प्लस कॉपर सल्फेट। Zn की रिएक्शन हमने कॉपर सल्फेट के साथ करी तो क्या होगा, एक Zn है एक कॉपर है, बट हमारी रिएक्टिविटी सीरीज में क्या है, जो Zn है वो मोर रिएक्टिव है, वो मोर रिएक्टिव है तो वो क्या करेगा, हमारा कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, यानी कि हटा देगा। यानी कि कॉपर यहाँ से इसको हटाएगा। ठीक है, तो हमारा क्या बन जाएगा, ZnSO4 और साथ में कॉपर। ठीक है, यानी कि Zn ने कॉपर को हटा दिया, क्योंकि Zn क्या है, ज्यादा रिएक्टिव है, इसलिए इस रिएक्शन को कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे हमारे पास ये दो एग्जांपल है। अब यहाँ पे क्या है, Zn है और H2SO4 है। अब हमें इसमें ये देखना है Zn ज्यादा रिएक्टिव है या H2 ज्यादा रिएक्टिव है। जब हमने अपनी रिएक्टिविटी सीरीज में देखा तो क्या देखा, जो Zn है वो ज्यादा रिएक्टिव होता है, तो ये क्या करेगा, Zn क्या करेगा, H2 को यहाँ से हटा देगा। H2 को हटा देगा तो H2 की जगह खुद आ जाएगा, यानी कि ये बन जाएगा ZnSO4 साथ में H2 गैस क्या होगी, लिबरेट हो जाएगी यहाँ से। ठीक है, अब जैसे ये वाला एग्जाम्पल है, हमने कॉपर की रिएक्शन क्या करी, PbSO4 के साथ करी। अब हमने क्या देखा, रिएक्टिविटी सीरीज में जो कॉपर है वो क्या है, लेस रिएक्टिव है, किससे, Pb से। ठीक है, यानी कि Pb को कॉपर नहीं हटा पाएगा, यानी कि डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, तो ये वाली रिएक्शन नहीं होती है, यानी कि कोई भी रिएक्शन नहीं होगी। ठीक है, यानी कि रिएक्शन वो होगी जो सामने वाले को डिस्प्लेस कर सके, यानी कि ऊपर वाली क्यों, क्योंकि Zn ज्यादा रिएक्टिव था इसलिए उसने H2 को डिस्प्लेस कर दिया, बट क्या कॉपर लेस रिएक्टिव है, वो Pb को नहीं डिस्प्लेस कर सकता है, तो इसलिए उसने डिस्प्लेस नहीं करा। यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं हुई है। आई होप आपको पसंद आ रहा होगा। नेक्स्ट है डबल डिस्प्लेसमेंट। एक बार हमने क्या पढ़ा, डिस्प्लेसमेंट, उसमें क्या था, एक एक को डिस्प्लेस कर रहा था। अब क्या है डबल, डबल में क्या होगा, दो मॉलिक्यूल होंगे या दो ग्रुप होंगे एटम के, वो एक दूसरे को डिस्प्लेस करेंगे, यानी कि हटाएंगे। जो ज्यादा रिएक्टिव होगा वो सामने वाले को हटा देगा। ठीक है, अब हमारे पास एग्जांपल है Na2SO4 साथ में BaCl2, यानी कि सोडियम सल्फेट की रिएक्शन हमने बेरियम क्लोराइड के साथ करी। तो हमें पता है रिएक्टिविटी सीरीज में क्या होता है, सोडियम क्या है, मोर रिएक्टिव है, बेरियम क्या है, लेस रिएक्टिव है। तो क्या करेगा, जो सोडियम है वो बेरियम को डिस्प्लेस कर देगा, यानी कि हटा देगा। यानी कि जैसे ही वो उसको हटाएगा तो रिएक्शन हमारी क्या बन जाएगी, ये समझो ये यहाँ पे चला जाएगा और ये यहाँ आ जाएगा, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, Ba बेरियम सल्फेट। ठीक है, बेरियम सल्फेट क्यों, ये वाला बेरियम इसके साथ हो गया NaCl, साथ में बन गया NaCl। ठीक है, सोडियम ज्यादा रिएक्टिव है, बेरियम कम रिएक्टिव है, तो सोडियम ने बेरियम को हटा दिया, तो क्या हुआ, ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नेक्स्ट है एक्सोथर्मिक। नेक्स्ट टाइप है हमारा रिएक्शन का एक्सोथर्मिक। एक्सो मतलब बाहर, थर्मिक मतलब हीट, यानी कि बाहर हीट इवॉल्व हो रही है, यानी कि बाहर हीट निकल रही है, यानी कि रिलीज हो रही है। ऐसी रिएक्शंस को कहते हैं हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जब किसी में भी
रिएक्शन बाहर हीट, किसी भी रिएक्शन में हीट इवॉल्व हो रही है, रिलीज हो रही है, उसे कहते हैं हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये क्या है, एक एंडोथर्मिक रिएक्शन का जस्ट अपोजिट है। इसमें क्या होता है, रिएक्टेंट जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट की इसकी एक पहचान भी होती है। यदि हमें ये पता करना हो कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या है और एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या है, तो हम क्या देखेंगे, यदि प्रोडक्ट की साइड हमारा हीट लिखा हुआ है या एनर्जी लिखा हुआ है, तो ऐसी रिएक्शंस को कहते हैं हम एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। ठीक है, नेक्स्ट अब क्या है, इसके कुछ एग्जांपल्स हैं। देखो एग्जांपल में सबसे पहले क्या है, रेस्पिरेशन, यानी कि हम जो सांस ले रहे हैं, सांस में क्या है, हम क्या करते हैं, ग्लूकोज की रिएक्शन O2 के साथ करी, यानी कि ग्लूकोज की रिएक्शन हम O2 के साथ करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, CO2 साथ में H2। ठीक है, ऐसी है बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, हम क्या है, नेचुरल गैस को यदि, यानी कि मीथेन को, यदि मीथेन को हम हीट करें, बर्न करें, तो हमारे पास यहाँ भी क्या है, सेम यही बनेगा, CO2 साथ में H2O। ठीक है, यानी कि इन दोनों में क्या है, हीट इवॉल्व हो रही है, यानी कि हीट निकल रही है, एक्सोथर्मिक यानी कि हीट का निकलना। ऐसी रिएक्शंस को कहते हैं हम एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। नेक्स्ट है, देखो नेक्स्ट है एंडो। एंडो मतलब अंदर, अंदर यदि हमें किसी भी रिएक्शन में हीट देनी पड़े, यानी कि ये समझो यदि रिएक्टेंट की साइड, यदि रिएक्टेंट की साइड हीट लिखी हुई है या एनर्जी लिखी हुई है, ऐसी रिएक्शंस को कहते हैं हम एंडोथर्मिक रिएक्शंस। ठीक है, जैसे हमारे पास ये रिएक्शन है, CaCO3 है, यदि हमने क्या करा, इसको हीट करा, तो हमारा क्या बनेगा, CaO साथ में CO2। यानी कि हम कैल्शियम कार्बोनेट को यदि हीट करेंगे, उसे हीट देंगे, तो वो किस में डिकम्पोज हो जाएगा, CO कैल्शियम ऑक्साइड में और CO2 में हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, अब नेक्स्ट रिएक्शन होती है हमारी ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है, सबसे पहले पढ़ते हैं हम ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में ऐसे याद रखो, जिसमें ऑक्सीजन ऐड हो और रिमूवल हो हाइड्रोजन का, ऐसे रिएक्शन को कहते हैं हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ओ यानी कि ऑक्सीडेशन, यानी जिसमें O आ रहा है, यानी कि ऑक्सीजन उसमें ऐड हो रहा है और रिमूवल हो रहा है हमारा हाइड्रोजन का। जैसे हम इसका एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल है हमारा, यदि हम ऑक्सीडेशन करें कॉपर का, यदि हमने कॉपर की रिएक्शन O2 के साथ करी, तो क्या होगा हमारा CuO, यानी कि यदि कॉपर की रिएक्शन हम O2 के साथ करेंगे तो हमारा क्या बनेगा, CO यानी कॉपर ऑक्साइड। यानी कि कॉपर का क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। क्यों, यहाँ पे क्या था, कॉपर सिंगल था, बट यहाँ पे क्या है, यहाँ से यहाँ चेंज होने में क्या हुआ, इसने क्या करा, ऑक्सीजन को गेन कर लिया, यानी कि इसमें ऑक्सीजन ऐड हो गई, तो ऐसी रिएक्शन को बोलेंगे हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन। नेक्स्ट है उसी तरीके से रिडक्शन रिएक्शन। रिडक्शन जस्ट इसका अपोजिट होता है। रिडक्शन में क्या होता है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, यानी कि जिसमें ऑक्सीजन तो निकले और हाइड्रोजन ऐड हो, ऐसी रिएक्शन को कहते हैं हम रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, रिडक्शन रिएक्शन का एग्जांपल मैं बताती हूँ तुम्हें। H2 plus O2 गिव H2O। इसमें क्या हुआ है, H2 में क्या है, ऑक्सीजन ऐड हुई है, तो इसे क्या कहेंगे हम, या ऐसा समझो ऑक्सीजन क्या है, इसने क्या करा, हाइड्रोजन में से एग्जांपल गलत हो गया, देखो रिडक्शन का एग्जांपल देखो, जिसमें एडिशन क्या हो, रिमूवल हो ऑक्सीजन का और एडिशन हो, यहां तक समझ में आया। ठीक है, हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा रिडक्शन। रिडक्शन में क्या होता है, जस्ट ऑक्सीडेशन का उल्टा, यानी कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, नेक्स्ट है देखो रिडॉक्स रिएक्शन। नेक्स्ट टाइप है हमारा रिएक्शन का रिडॉक्स रिएक्शन। अब रिडॉक्स रिएक्शन क्या होती है, ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो रहा हो और रिडक्शन भी हो रहा हो, ऐसी रिएक्शन को कहते हैं हम रिडॉक्स रिएक्शन, जिसमें एक ही रिएक्शन में किसी का तो ऑक्सीडेशन हो रहा हो, दूसरे का हो रहा हो ऑक्सीडेशन। ठीक है, देखो अब हमारे पास एग्जांपल है ZnO प्लस ऑक्सीजन गिव्स Zn प्लस CO। देखो यहाँ क्या है, Zn ने क्या करा, यहाँ से यहाँ जाने के बाद क्या हुआ, Zn का ऑक्सीजन निकल गया। ऑक्सीजन निकलने का मतलब है रिमूवल ऑफ
रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन का मतलब है इसका हो रहा है रिडक्शन। ठीक है, अब है कार्बन। कार्बन ने क्या करा, ऑक्सीजन को लिया, यानी कि गेन ऑफ ऑक्सीजन। गेन ऑफ ऑक्सीजन का मतलब क्या है, इसका हुआ ऑक्सीडेशन। ठीक है, एक ही रिएक्शन में एक का तो क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, एक का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। ऐसी रिएक्शन को कहते हैं हम रिडॉक्स रिएक्शन, जिसमें एक ही मॉलिक्यूल का क्या हो, ऑक्सीडेशन हो, और उसी में दूसरे मॉलिक्यूल क्या हो, रिडक्शन हो। ऐसी रिएक्शंस को कहते हैं हम रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, यानी कि साइमल्टेनियसली, एक साथ हो। नेक्स्ट है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट। क्या, देखो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, जो खुद क्या हो, ऑक्सीडाइज हो। रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, जो रिड्यूस हो। अब मैं इसको एग्जांपल से समझाती हूँ कैसे। देखो हमारे पास एग्जांपल है MnO2 साथ में HCl गिव्स MnCl2 H2O और Cl2। Mn ने क्या करा, Mn कन्वर्ट हो गया, MnO2 कन्वर्ट हो गया MnCl2 में। ठीक है, और HCl कन्वर्ट हो गया Cl2 में। ठीक है, HCl ने क्या करा, रिमूव क्या करा, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन का क्या मतलब है, ऑक्सीडेशन। ठीक है, इसमें से क्या करा, इसने रिमूवल ऑफ, Mn ने भी क्या करा, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। इसमें भी क्या करा, हाइड्रोजन का रिमूव हुआ तो उसे हम कह रहे हैं ऑक्सीडेशन। ऑक्सीजन का रिमूवल हुआ तो उसे हम कह रहे हैं रिडक्शन। ठीक है, एक क्या हुआ है, एक का क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ है, एक का रिडक्शन हुआ है। जिसका ऑक्सीडेशन हुआ है उसे तो हम कहेंगे रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, जिसका रिडक्शन हुआ है उसे कहेंगे हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक, यानी कि जो जिसका रिडक्शन होगा उसे कहेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जिसका रिडक्शन ऑक्सीडेशन होगा उसे कहेंगे ऑक्सीडाइज रिडक्शन एजेंट। ठीक है, नेक्स्ट है अब इफेक्ट। अब हम ये देख रहे हैं, हमने ऑक्सीडेशन पढ़ लिया क्या होता है, रिडक्शन पढ़ लिया क्या होता है, और रिडॉक्स रिएक्शन देख लिया क्या होता है। अब हम क्या देख रहे हैं कि जो हमारा ऑक्सीडेशन है उसके हमारे डे टू डे लाइफ में क्या इफेक्ट होता है। सबसे पहले इफेक्ट होता है कोरिजन का। कोरिजन में क्या है, कोरिजन को ऐसा समझो जंग लगना, किसी भी चीज में जंग लगने का मतलब क्या है, जैसे हमारे पास ये की है, देखो ये की है, इस क्या थी, पहले सिंपल की एक थी, धीरे धीरे इस पे क्या हुआ, वाटर लगना शुरू हुआ धीरे धीरे धीरे, और ये बाकी ऑक्सीजन से भी रिएक्शन करना शुरू हुआ, तो ये क्या हो गया, इस पे क्या लगा, जंग लग गया। यानी कि धीरे धीरे क्या, स्लो, धीरे धीरे, पता है रस्टिंग क्या होता है, या किसी भी चीज में जंग लगना क्या होता है, धीरे धीरे बहुत स्लो प्रोसेस होता है कि हमारे मेटल धीरे 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 खराब होना शुरू, डिस्ट्रक्शन होना शुरू हो जाता है हमारे मेटल का। कैसे, वो यदि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में आ जाए, CO2 की प्रेजेंस में, या अदर एटमॉस्फेरिक गैसेस के उसमें आ जाए, तो ऐसी रिएक्शंस को, इससे क्या होता है, हमारा कोरिजन होता है। ठीक, नेक्स्ट है अब हम उसको रोके कैसे, यदि हमारी किसी चीज में जंग लग गया है, रस्टिंग हो गई है, तो उसे हम रोक कैसे सकते हैं। देखो सबसे अच्छा तरीका क्या है, सबसे पहले तो हम उसमें ऑयलिंग कर सकते हैं या उसमें ग्रीसिंग कर सकते हैं। ठीक है, ऑयलिंग एंड ग्रीसिंग, उसकी सरफेस पे क्या कर दो, ऑयल लगा दो या ग्रीस लगा दो। नेक्स्ट क्या कर सकते हैं, हमारे पास कुछ ऐसे मेटल होते हैं जैसे क्रोमियम होता है और निकिल होता है, उनकी हम क्या कर सकते हैं, प्लेटिंग कर सकते हैं, ताकि उस पर क्या है, रस्ट ना लगे, यानी कि जंग ना लगे। क्या नेक्स्ट है, गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन भी कर सकते हैं, यानी कि जिंक के ऊपर क्या कर सकते हैं, यदि जिंक का जो मेटल है वो खराब ना हो, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, गैल्वेनाइजेशन कर सकते हैं। यानी कि हम अपने जो हमारा जंग लग गया है उसे कैसे कैसे रोक सकते हैं, उस पर ऑयलिंग कर सकते हैं, ग्रीसिंग कर सकते हैं। उस पर क्या है, कुछ ऐसे मेटल जो इलेक्ट्रोप्लेटिंग होते हैं, यानी कि जैसे क्रोमियम या निकिल की प्लेट लगा सकते हैं उस पर। ठीक है, नेक्स्ट है, अब नेक्स्ट है इसी का एक इफेक्ट होता है, मतलब रेंसिडिटी। रेंसिडिटी का मतलब ये है, सीधा समझो, जो हम पैकेट्स फूड होते हैं
यदि एक बार हमने उनको खोला, खोलने की जस्ट बात क्या होता है, यदि हम उनको खुले में छोड़ दें तो क्या होगा, एक तो उनका क्या है, सबसे पहले उनकी सेल्फ लाइफ खराब हो जाएगी, वो जल्दी खराब हो जाएंगे। दूसरा क्या है, उनमें की जो, जब हमने खाना शुरू करा था जबकि फ्लेवर में, और जो हमने बाद में उसे खाया, 1-2 दिन बाद खाया, उसके फ्लेवर में चेंज आ जाएगा। यानी कि जो हमारे फैट और ऑयल वाले सारे प्रोडक्ट हैं वो खराब हो जाते हैं। यदि वो खराब ना हो, उनको हम कैसे रोक सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं, कुछ एंटीऑक्सीडेंट यूज़ कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, हम अपने खाने को या हमारे फूड पैकेट जो है, फूड पैकेट जो मटेरियल हैं, उनको हम क्या कर सकते हैं, एयर टाइट कंडीशन, उसमें एयर टाइट कंटेनर में भर सकते हैं, ताकि ये क्या है, हमारे खराब ना हो। ठीक है, क्या क्या कर सकते हैं, हम स्टोर कर सकते हैं कंटेनर में। दूसरा क्या है, हम एंटीऑक्सीडेंट्स यूज़ कर सकते हैं। ठीक, यहाँ तक हमने अच्छे से चैप्टर को एंजॉय करा होगा आप लोगों ने। आप मुझे कमेंट में ये बताइएगा कि आपको यहाँ हम क्या क्या कर सकते हैं। हम कर सकते हैं एंटीऑक्सीडेंट यूज़ कर सकते हैं, या फिर कुछ एयर टाइट कंटेनर्स ले सकते हैं, ताकि हम अपने, जैसे हमारे पास नमकीन है, हम पैकेट में लाए, हमने उसमें क्या करा, उसको एयर टाइट कंटेनर में रख दिया, जार में, तो क्या होगा, उससे वो खराब नहीं होगी। ठीक है, आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच। मैं उम्मीद कर रही हूँ आपको ये चैप्टर भी पसंद आएगा। इसके बाद मैं इसका नेक्स्ट चैप्टर भी लेके आऊँगी, इस सीरीज़ को मैं कंटिन्यू रखूँगी। आई होप आप लोग पसंद करेंगे इस सीरीज़ को। थैंक यू सो मच।